3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रात के गुप्त अंधेरे में सोई हुई थी। ख्वाबों में सोए सैकड़ों लोग जो ये नहीं जानते थे कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। एक साइलेंट और नजरों से न दिखने वाली मौत हवा में घूम रही थी, जो उस खूबसूरत रात को एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। थोड़ी ही देर में सो रहे लोग खांसी और छाती में दर्द महसूस करने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगती है क्योंकि उनका दम घुटने लगा था। लोग सांस लेने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। लोग खांसते हुए रोड पर गिरकर मरने लगते हैं। ऐसा क्या हुआ था भोपाल में उस रात? चलिए जानते हैं आज एक ऐसे हादसे की कहानी जिसका डर आज भी वहां के लोगों के जहन में जिंदा है। उन्नीस में मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली गई थी। ये बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसमें 49% हिस्सेदारी इंडियन सरकार और कुछ बैंक्स की थी। ये वो दौर था जब विदेशी कंपनियां भारत में सीधे नहीं आ सकती थी और उन्हें यहां बिजनेस करने के लिए किसी इंडियन कंपनी के साथ साझेदारी करनी पड़ती थी। उस दौरान भारत एक ग्रीन रेवोल्यूशन से गुजर रहा था और सरकार कृषि को काफी बढ़ावा भी दे रही थी। खेती बाड़ी में अधिक पैदावार करने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल बढ़ रहा था और यूनियन कार्बाइड कंपनी ऐसे ही कीटनाशक प्रोडक्ट्स बना रही थी। इन कीटनाशक को बनाने के लिए मेथिल आइसोसाइनेट नाम के एक केमिकल का यूज किया जाता था, जो दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल में से एक था। इसे MIC के नाम से भी जाना जाता है। शुरू में ये कंपनी MIC दूसरे देशों से इंपोर्ट करती थी, पर बाद में उन्होंने ये इसी प्लांट में बनाना शुरू कर दिया। हादसे वाली रात 12 बजे नाइट शिफ्ट में काम कर रहे कुछ वर्कर्स को स्टोरेज एरिया में गैस की गंध आती है और उनकी आंखों में भी जलन होने लगती है। वो ये बात अपने सीनियर सुमनदीप को बताते हैं, जो तुरंत इसकी जांच करने वहां जाते हैं। इस स्टोरेज एरिया में MIC गैस को 3 बड़े अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में भर कर रखा गया था। कुछ देर के इंस्पेक्शन के बाद सुमनदीप को एक छोटा सा लीकेज मिलता है। ये काफी छोटा था और केमिकल प्लांट्स में ऐसे लीकेज होते रहते थे, इसलिए वो मेंटेनेंस वर्कर को वहां काम पर लगाकर वापस कंट्रोल केबिन में दूसरे वर्कर्स के साथ टी ब्रेक पर चला जाता है। केबिन में वो प्रेशर एंड टेम्परेचर की रीडिंग भी चेक करता है। टैंक में प्रेशर 10 PSI था, जो नॉर्मल से ज्यादा था, पर उसे लगता है कि प्रेशर इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट होगा और वो इस इशू को टी ब्रेक के बाद देखेंगे। सब नॉर्मल चल रहा था तो वो लोग आराम से बैठकर गप्पे लड़ाने लग जाते हैं। इसके 20 मिनट बाद वर्कर्स उन्हें फिर से कॉल करते हैं और बताते हैं कि वहां कुछ गड़बड़ है। सुमनदीप तुरंत रीडिंग चेक करता है तो पता चलता है कि प्रेशर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया था। वो भागकर स्टोरेज एरिया की तरह जाता है। स्टोरेज एरिया में गर्मी काफी बढ़ गई थी और सख्त कंक्रीट के नीचे बने टैंक से वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। उसके बाद उसे एक बहुत तेज हिस्सा की आवाज सुनाई देती है, जो इशारा कर रही थी कि गैस लीक होकर पाइप्स में से बहुत तेजी से गुजर रही है। चारों तरफ टेंशन बढ़ जाती है। सुमनदीप गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुरंत इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू करता है। वो सबसे पहले वेंट गैस स्क्रबर को एक्टिवेट करता है, जिसका काम था कॉस्टिक सोडा का यूज कर जहरीली गैस को बाहर निकलने से पहले खत्म कर देना। पर यह प्रोसीजर एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि न इसके अंदर ज्यादा कॉस्टिक सोडा था और न ही इसको चलाने के लिए ज्यादा बिजली। इसके बाद गैस फ्लेयर टावर में पहुंचती है। ये टावर भी एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पर काम करता था। नॉर्मली यहां जहरीली गैस को केमिकल रिएक्शन द्वारा जल जाना चाहिए था, पर कई महीनों पहले से ही ये सेक्शन भी काम नहीं कर रहा था, जिसको अभी तक ठीक ही नहीं किया गया था। गैस का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि उसने सेफ्टी वाल्व को भी खराब कर दिया और गैस चिमनी से होती हुई बाहर हवा में चली गई। ऑपरेटर ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सबको इवैक्यूएट करने के लिए वहां का सेफ्टी अलार्म बजा दिया, पर वहां का इंटरनल अलार्म इतना पावरफुल नहीं था कि आसपास के इलाके तक पहुंच जाए और पब्लिक सेफ्टी के लिए लगा बड़ा अलार्म कभी ऑन ही नहीं किया गया। इसीलिए वहां के आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। किस्मत उस दिन वहां के लोगों के खिलाफ थी। दरअसल उस दिन हवा की दिशा भी कंपनी से शहर की तरफ थी, जहां घनी आबादी वाला इलाका था। कुछ ही देर में वो गैस हवा में फैलकर
आसपास के इलाकों तक फैल गई। इस फैक्ट्री से बस 2 किलोमीटर दूर ही एक बस्ती थी जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। अधिकतर लोग इसी कंपनी में काम करते थे। नींद में सो रहे लोग गैस के असर से बुरी तरह खांसने लगे। शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि मोहल्ले के सब लोग बुरी तरह खांसते हुए घरों से बाहर सांस लेने के लिए निकलने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो बाहर उससे भी ज्यादा खतरे में थे। किसी की आंखों में बुरी तरह जलन हो रही थी तो कोई सांस ही नहीं ले पा रहा था। चारों तरफ अचानक घबराहट से भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। पर बहुत से लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए क्योंकि वो जितना भागते उनकी उतनी सांसें फूलती और उन्हें उतनी तेज सांस लेनी पड़ जाती और वो जहरीली गैस उतना उनके शरीर में घुस जाती। कुछ ही देर में लोग खांसते और उल्टियां करते हुए सड़क पर ही दम तोड़ने लगे। 1 घंटे में ये जहरीला धुआं फैक्ट्री के 8 किलोमीटर के एरिया में फैल चुका था। बहुत सारे लोग भागकर वहां के पास वाले सरकारी अस्पताल में पहुंचे, पर हॉस्पिटल स्टाफ ऐसी आपदा के लिए तैयार ही नहीं था। ना ही वो ये समझ पा रहे थे कि ये किस वजह से हो रहा है। आनन फानन में सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया गया, पर वो भी लाचार थे। जिनकी आंखों में जलन थी, बस उनकी आंखों में आई ड्रॉप्स डाल दी गई। जिसको उल्टियां लग रही थी उन्हें बस उल्टी की दवाई दे दी गई। पर सच तो ये था कि उनके पास इस गैस का कोई एंटीडोट नहीं था। जो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे उन्हें डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर थोड़ी राहत देने की कोशिश की, पर यह गैस ऑक्सीजन के साथ और बुरी तरह से रिएक्ट करती थी। इससे लोगों की जान और जल्दी जाने लगी। जब कारखाने से गैस लीक की खबर फैली, यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है, तो पुलिस ने कंपनी में फोन कर इस गैस के बारे में जानना चाहा ताकि सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। पर सच बताने की बजाय वहां का स्टाफ बातें घुमाते रहे। शुरू में उन्होंने इसे अमोनिया गैस बताया, फिर फॉस्जीन और कई देर बाद उन्होंने सच बताया कि यह मेथिल आइसोसाइनेट गैस है, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने पहली बार सुना था। वहां मौजूद लोगों ने अपने सामने हजारों बच्चों और लोगों को तिलमिलाते हुए मरते देखा। हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ हो चुकी थी कि लोगों को बाहर जमीन पर लेटना पड़ा। कोई अपने बच्चों को तो कोई अपने पिता को गोद में उठाए हॉस्पिटल पहुंच रहा था। हाजिरा बी नाम की एक औरत जो उस वक्त 35 साल की थी, उसने इंटरव्यू में बताया कि उस रात गैस से बचने के लिए उन्हें तुरंत घर से भागना पड़ा। 11 महीने के बेटे को उसने खुद गोद में लिया। 7 साल वाले बेटे को उसके पति ने गोद में लिया और उन्हें अपने 4 साल के बेटे को वहीं घर में छोड़कर भागना पड़ा। पर बदकिस्मती से उसके पति और तीनों बच्चों की जहरीली गैस से जान चली गई। मेरे 11 महीने का बेटा मेरे गोद में था, उसको मैंने चादर में लपेटा, और बड़ा बेटा मेरा 7 साल का था, उनके पापा ने लिया, और तीसरा बेटा मेरा 4 साल का था। उस घुटन में, उस तड़प में मैंने अपने 4 साल के बेटे को बिस्तर में छोड़ा और हम लोग भागे। ये रात उन लोगों के लिए बहुत लंबी गुजरी। सुबह होते होते मरने वालों का ढेर लग चुका था। सड़क पर सैकड़ों लोगों और जानवरों की लाशें बिछी हुई थीं। बहुत से लोग तो घर के अंदर ही मौत की नींद सो गए, जिनका पता हादसे के 2-3 बाद चला। इस घटना ने सिर्फ गलियों को ही सूना नहीं किया, इस जहरीली गैस ने वहां के रेलवे स्टेशन पर भी अपना कहर बरपाया। ट्रेन स्टेशन पर सैकड़ों पैसेंजर्स अपनी ट्रेन बोर्ड करने का वेट कर रहे थे और बहुत से वहां आई ट्रेन से उतर रहे थे। वो लोग वहीं स्टेशन और वहां आई ट्रेन के अंदर ही तड़पकर मर गए। पर इस दर्दनाक कहानी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी बहादुरी और समझदारी ने बहुत से लोगों की जान बचाई। कुछ ऐसे ही इंसान थे गुलाम दस्तागिर और HS धुर्वे, जिन्होंने न सिर्फ उस स्टेशन की तरफ आ रही ट्रेनों को रोका, बल्कि स्टेशन पर आई गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस को डिपार्चर टाइम से 20 मिनट पहले भेजकर बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। उन दोनों ने आसपास के स्टेशंस को जानकारी देकर भोपाल की तरफ आ रही हर एक ट्रेन को बीच में ही रुकवा दिया। पर जहरीली गैस से HS धुर्वे की मौत हो गई। जब तक ये ट्रेजेडी खत्म हुई, हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। इस हादसे में मरने वाले लोगों का सरकारी आंकड़ा सिर्फ 3,700 था, पर सच इससे कहीं परे था। ये आंकड़ा 16,000 से भी ज्यादा था। इस गैस से 5 लाख लोग अपाहिज हो गए, बहुत से लोग अंधे हो गए, ज्यादातर को लंग्स की सीरियस बीमारियां हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खतरनाक गैस ने उनके DNA तक को अफेक्ट किया, जिससे उनकी 3 पीढ़ी बाद भी बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि लोगों की लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह और शमशान घाट में लकड़ियों की कमी पड़ गई थी।
पर उस रात उस गैस का रिसाव का कारण क्या था? केमिकल प्लांट में जहां इतनी सावधानी बरती जानी चाहिए, वहां ऐसा हादसा होना बहुत कुछ दर्शाता था। दरअसल जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया था, पर जैसे ही कुछ साल बीते, अमेरिकन लीडरशिप ने पैसे बचाने के लिए इस प्लांट में लगने वाले बजट में भारी कटौती कर दी। इस कंपनी में काम कर रहे पुराने एक्सपीरियंस्ड बंदों को निकालकर कम पैसों में नए बंदे रख लिए गए। वहां जितने लोगों के स्टाफ की जरूरत थी, उससे कम लोग रखे हुए थे। बिजली बचाने के लिए सुरक्षा उपकरणों को भी बंद रखा जाने लगा। माइक गैस को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इसीलिए उस दिन बंद था। ना ही सेफ्टी इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस हो रही थी। इसीलिए 3 लेयर की सेफ्टी सिक्योरिटी में से एक भी उपकरण ने उस गैस को बाहर निकलने से नहीं रोका। अधिकतर उपकरण वहां पुराने हो चुके थे और काफी जर्जर हालात में थे। वहां 3 स्टोरेज टैंक्स थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टोरेज टैंक्स में 60% से ज्यादा MIC नहीं भरनी चाहिए थी और इस गैस को स्टेबल रखने के लिए बाकी बचे हिस्से में नाइट्रोजन भरी जानी चाहिए थी। पर उन टैंक्स में स्टैंडर्ड से ज्यादा MIC भरी गई थी। उन 3 टैंक्स में से एक टैंक को इमरजेंसी के लिए भी खाली छोड़ा जाना चाहिए था, पर हादसे वाले दिन वो तीसरा टैंक भी भरा हुआ था। टैंक्स के बाहर लगा MIC लेवल इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। उस टैंक में टेम्परेचर अलार्म भी था, जो टेम्परेचर के बढ़ने पर बज जाता, पर इस अलार्म को भी कई साल पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। इस हादसे में आखिरी कील का काम किया पानी ने। हादसे के 1 हफ्ते पहले वर्कर्स को पता चला था कि टैंक्स में जा रही पाइप्स में ब्लॉकेज आ गई है, जिसको खोलने के लिए वर्कर्स ने 2 दिसंबर की रात उन पाइप्स में पानी चला दिया था ताकि ये साफ हो जाए। वैसे ये काम स्टीम बॉयलर्स से किया जाना चाहिए था, पर उनके स्टीम बॉयलर्स भी खराब पड़े थे और सबसे हैरानी की बात थी कि इन पाइप्स के अंदर स्पेक ब्लाइंड भी नहीं लगी थी। स्पेक ब्लाइंड टैंक के अंदर पानी को जाने से रोकने का काम करती थी, जिस वजह से पानी इस टैंक के अंदर चला गया और लिक्विड MIC गैस के पानी के संपर्क में आने से एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जिससे काफी हीट और प्रेशर बढ़ा और ये गैस एक झटके से सेफ्टी वाल्व को तोड़ती हुई चिमनी से वातावरण में चली गई। जांच में ये बात भी पता चली कि कुछ वर्कर ने पब्लिक को सावधान करने के लिए अलार्म बजाया था, पर उसे तुरंत ये कहकर ऑफ कर दिया कि इससे लोगों में भगदड़ मच जाएगी। पर सच तो ये था कि वो नहीं चाहते थे कि चारों तरफ इस कंपनी की इमेज खराब हो। सिर्फ यहां बात कंपनी के अंदर के भ्रष्टाचार की ही नहीं थी। रिहायशी इलाके के इतने नजदीक इतने खतरनाक गैस वाले प्लांट का होना भी बहुत गलत था। भोपाल डेवलपमेंट प्लान डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक कर्मचारी ने बताया कि यूनियन कार्बाइड कंपनी की शुरुआती एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, पर उन्होंने अपनी अप्रोच लगवाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा इस कारखाने को लगाने का अप्रूवल ले लिया। ये इस कंपनी में हुआ पहला हादसा नहीं था। 1976 में मोहम्मद अशरफ नाम का एक वर्कर मेंटेनेंस वर्क कर रहा था, तो अचानक फॉस्जीन गैस पाइप से लीक होकर सीधा उसके मुंह पर लगी और उसने घबराहट में अपना मास्क उतार दिया, जिसके कारण उसने खतरनाक मात्रा में ये गैस इनहेल कर ली और उसकी डेथ हो गई। इस घटना के बाद एक लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार खेसवानी ने वहां के न्यूज़पेपर रपट में आर्टिकल लिखना शुरू किए। उसने ये भी बताया कि भोपाल ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है और जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर उनकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। उसने आर्टिकल में यह भी बताया कि इंडियन ब्यूरोक्रेट महेश नीलकंठ ने यूनियन कार्बाइड को इस प्लांट को हटाकर कहीं और लगाने को भी कहा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहां काफी रेजिडेंशियल मोहल्ले बन चुके थे। पर यूनियन कार्बाइड लकी थी कि महेश नीलकंठ का जल्दी ही यहां से ट्रांसफर हो गया। 1982 में फिर से एक लीक वाली घटना से 24 वर्कर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। इसके 1 महीने बाद फिर से एक केमिकल इंजीनियर गैस की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी 30% बॉडी जल गई थी। आगे आने वाले सालों तक कई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती गईं, पर कंपनी वालों ने कोई सख्ती नहीं दिखाई और आखिर में इतना बड़ा हादसा हो गया। इस ट्रेजेडी के बाद लोगों में इसके लिए जिम्मेवार लोगों को गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी। इस हादसे से लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार इस कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स और CEO वरेन एंडरसन था, जो इस हादसे के बाद सीनियर ऑफिशियल्स से मिलने भोपाल आया था। पब्लिक के दबाव में उसे और कुछ वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया, पर उसकी गिरफ्तारी के 1 घंटे बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मात्र 25,000 रुपए में बेल दे दी। उसको बेल दिलाने के लिए अमेरिका का काफी पॉलिटिकल प्रेशर था,
सिर्फ इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर वहां के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह उन्हें खुद अपनी कार में एयरपोर्ट छोड़कर आए, जिसके बाद वॉरेन दिल्ली जाता है और वहां से फ्लाइट पकड़कर वापस अमेरिका चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट भी हुए। कई सालों तक विक्टिम्स और कई एनजीओ ने प्रोटेस्ट किया और अपने दिन रात गंवा दिए। आखिर में यूनियन कार्बाइड कंपनी ने $470 मिलियन मुआवजे के तौर पर दिए, जो ऑफिशियली 5 लाख सीरियस इंजरी और 3700 लोगों के परिवार वालों में बांट दिए गए। अंदाजा लगाया जाए तो एक इंसान की जान की कीमत 12,400 रुपए लगाई गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। इस घटना ने भोपाल का हमेशा के लिए चेहरा बदल दिया। कितनी हैरानी की बात है कि जो दवा इंसान कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बना रहा था, उसी ने इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया। अगर आप इस कहानी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर दी रेलवेमैन के नाम से एक सीरीज अवेलेबल है, वो जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक सच्ची घटना के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका दोस्त नकाबपोश।